शिफ्ट्स वर्सेस मूवमेंट। हमने आगे चैप्टर में देखा है कि ग्राफ के अंदर कहीं कहीं पर वर्ड यूज़ किया था शिफ्ट, यानी द कर्व शिफ्ट्स आउटवर्ड इनवर्ड, और दूसरा था कर्व मूव्स। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। वी आर फर्स्ट लुकिंग एट मूवमेंट। अ मूवमेंट रिफर्स टू अ चेंज अलोंग अ कर्व। मूवमेंट क्या है? कर्व के आसपास होने वाले चेंज को हम मूवमेंट कहेंगे। ऑन द डिमांड कर्व, a movement denotes a change in both price and quantity demanded from one point to another on the curve. फिर से, movement refers to a change along a curve. किसी भी कर्व के आसपास होने वाले चेंज को हम मूवमेंट कहते हैं। डिमांड कर्व के ऊपर a movement denotes a change in both price and quantity demanded from one point to another on the curve. डिमांड कर्व पे मूवमेंट क्या दिखाता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों में एक चेंज देखा जाता है, बिकॉज इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। द मूवमेंट इम्प्लाइज दैट द डिमांड रिलेशनशिप रिमेन्स कॉन्सिस्टेंट। मूवमेंट क्या दिखाता है कि जो डिमांड रिलेशनशिप है वो कैसी रहेगी? कंसिस्टेंट रहेगी। देयरफॉर अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व विल अकर व्हेन द प्राइस ऑफ गुड चेंजेस and the quantity demanded changes in accordance to the original demand relationship. Just a minute. Okay. तो मूवमेंट जो होगा डिमांड कर्व पे किस तरफ होगा और कब होगा? ये तभी होगा जब प्राइस ऑफ गुड्स जो है वो चेंज होती है क्वांटिटी डिमांडेड उसके चेंज के सामने। ठीक है? इन अदर वर्ड्स, अ मूवमेंट अकर्स when a change in the quantity demanded is caused only by a change in price. मूवमेंट कब होगा? जब सिर्फ और सिर्फ चेंज इन प्राइस होता है। Now let us see the movement along the demand curve. Now you see the green line, that is your demand curve moving from upwards to downwards. और वो जो रेड एरोज है इट इज शोइंग द मूवमेंट कि पहले P1 पे था, फिर P2, P3, P4, P5। ये क्या है? अलग अलग पॉइंट्स है जहाँ पे कर्व शिफ्ट हुआ, मूव हुआ। ठीक है? तो एनी चेंज ऑन द कर्व इज नोन एज मूवमेंट। लाइक अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, अ मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व मीन्स दैट द सप्लाई रिलेशनशिप रिमेन्स कंसिस्टेंट। अब जैसा डिमांड कर्व पे मूवमेंट हुआ उसी प्रकार से सप्लाई कर्व पे भी मूवमेंट होता है। ओके? और वहाँ पर भी क्या दिखाया जाएगा? दैट इट रिमेन्स कंसिस्टेंस। देयरफॉर अ मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व विल अकर व्हेन द प्राइस ऑफ गुड चेंजेस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस इन अकॉर्डेंस टू द ओरिजिनल सप्लाई रिलेशनशिप। और हमें पता है सप्लाई में क्या होता है कि एज द प्राइस गोज अप सप्लाई ऑल्सो गोज अप। तो इफ देयर इज एनी चेंज इन प्राइस देयर विल बी अ चेंज इन सप्लाई। In other words, a movement occurs when a change in quantity supplied is caused only by a change in price. Everything remains the same, only the word demand and supply changes. Okay? तो सप्लाई कर्व पे चेंज कब होगा या मूवमेंट कब होगी? जब प्राइस में कोई चेंज होगा तभी। Now let us see the movement along supply curve. We know that supply curve moves upwards, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है? तो when the price was lowest P5, quantity demanded was lowest Q5. ठीक है? When the price was P4, quantity supplied was Q4. फिर P3 पे Q3, P2 पे Q2 और P1 पे Q1। और सप्लाई का रूल क्या है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ेगा। तो जब प्राइस सबसे कम थी P5 थी तो सप्लाई भी उतनी ही थी। फिर जब प्राइस P4 पे गया सप्लाई भी थोड़ा बढ़ गया, P3 पे सप्लाई और बढ़ गया, P2 पे सप्लाई और P1 पे मैक्सिमम सप्लाई हो रहा है। तो सप्लाई का कर्व कैसा है? अपवर्ड स्लोपिंग, यानी वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है? एंड द रेड एरोज डिनोट दैट। ओके? दैट इज द मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व का मूवमेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन सप्लाई। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स शिफ्ट। नाउ व्हाट इज अ शिफ्ट? अब तक हमने मूवमेंट देखा, अब बारी शिफ्ट की। अ शिफ्ट इन अ डिमांड और सप्लाई कर्व अकर्स व्हेन अ गुड्स
क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड चेंजेस इवन थ्रू प्राइस रिमेन्स द सेम। शिफ्ट क्या होगा, ये सिर्फ ये देखा जाएगा डिमांड और सप्लाई कर्व पे, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाइड है उसी में चेंज होता है और प्राइस रिमेन्स द सेम। मूवमेंट में क्या था कि देयर इज अ चेंज बिकॉज ऑफ अ चेंज इन प्राइस एंड द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड। शिफ्ट में क्या होगा, देयर इज ओनली अ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड एंड देयर इज नो चेंज इन प्राइस। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। Okay, so here is a case of beer or say milk in our language. Okay, you see the green line, that was your demand line, but that has moved to D2. The price has remained the same, but still the demand has gone up. For example, milk. अब मिल्क का 500 ml की जो अमूल की थैली आती है उसकी जो कीमत है वो 28 रुपये, 28 रुपीज़। ओके, अब अगर उसका प्राइस हम 30 रुपये भी कर देंगे तो उसकी डिमांड कम होने वाली है, उसकी डिमांड कम नहीं होगी। उसका रीज़न क्या है कि मिल्क इज़ अ बेसिक नेसेसिटी, उसका कंजम्पशन हमेशा ज़्यादा रहता है। और मान लो एक नई सोसाइटी उस दुकान के आसपास बस गई तो नंबर ऑफ़ कस्टमर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा कि उसका जो एग्जिस्टिंग डिमांड था मार्केट में उस दुकान का कि दिन भर में वो 150 थैली बेचता था, तो अब वो 200 थैली बेच रहा है। द प्राइस इज रिमेनिंग द सेम बट देयर इज अ चेंज इन डिमांड फ्रॉम 150 टू 200। यू कैन सी द ग्राफ, द प्राइस इज रिमेनिंग एट द सेम, प्राइस 2 ही है लेकिन क्वांटिटी में चेंज है। ओके, सो व्हेन देयर इज चेंज इन क्वांटिटी, दैट थिंग इज नोन एज शिफ्ट। ओके, द प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यहाँ पर समझाया गया है कि इफ द प्राइस ऑफ अ बॉटल ऑफ बियर वॉज $2 एंड द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड इंक्रीज्ड फ्रॉम Q1 to Q2, then there would be a shift in the demand of beer. We have seen that. Okay, the price is remaining the same but there has been an increase in demand from Q1 to Q2 and therefore that is known as shift. Shift in the demand curve imply that the original demand relationship has changed, meaning that क्वांटिटी डिमांडेड इज अफेक्टेड बाय अ फैक्टर अदर देन प्राइस। अब ये चेंज क्यों हुआ है, तो यहाँ पे किसी और फैक्टर ने वो रोल प्ले किया चेंज करने का, प्राइस ने उसमें कोई रोल प्ले किया नहीं है। अ शिफ्ट इन रिलेशन डिमांड रिलेशनशिप वुड अकर इट इफ फॉर इंस्टेंस बियर सडनली बिकेम द ओनली टाइप ऑफ एल्कोहल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। जैसे आज हमारे यहाँ पे इफ़ यू वांट टू मेक एनीथिंग, मिल्क इज़ द नेसेसिटी, इट इज़ द ओनली अवेलेबल ऑप्शन। तो जाहिर सी बात है उसका जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा इफ़ देर इज़ नो अदर ऑप्शन अवेलेबल। ओके, इफ़ यू रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स एंड जस्ट बियर इज अवेलेबल, पीपल विल बाय दैट ओनली एंड देयरफॉर द डिमांड विल शूट अप। ओके, एंड thus you can see a shift in the demand curve. Similarly, you can see a shift in the supply also. Okay, so when the price remained constant, the supply was still kept higher. Why? Because ज़्यादा लोगों ने मांगा है इसलिए ज़्यादा देना पड़ेगा। द प्राइस इज स्टिल द सेम बट देयर हैज़ बीन अ चेंज इन सप्लाई फ्रॉम S1 to S2 एंड वाई। अब इसको यहाँ समझते हैं। इफ़ द प्राइस फॉर अ बॉटल वॉज $2 एंड द क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज्ड फ्रॉम Q1 to Q2, तो देखिए इस ग्राफ में आपको दिख रहा है जो S2 लाइन है वो अंदर की तरफ है। एंड एज वी नो कि वेन एवर देर इज एन इंक्रीज इन डिमांड द सप्लाई इज रिड्यूस्ड, देर इज अ शिफ्ट इन सप्लाई, सप्लाई हैज़ बिन डिक्रीज्ड फ्रॉम S1 to S2, डिमांड इज ऑलवेज इंक्रीज्ड। ठीक है, लेकिन सप्लाई क्या होती है, घट जाती है। प्राइस इज रिमेनिंग द सेम बट स्टिल देर इज अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व फ्रॉम S1 to S2 and if you can see here quantity supplied decreased from Q1 to Q2, so there would be a shift in the supply. Okay, like a shift in the demand curve, a shift in the supply curve implies that the original supply curve has changed. सप्लाई कर्व में अगर कोई शिफ्ट होता है तो वो क्या दिखाता है कि जो ओरिजिनल सप्लाई कर्व था उसमें कोई बदलाव किया गया है, मीनिंग दैट द क्वांटिटी सप्लाइड इज अफेक्टेड बाय अ फैक्टर अदर देन प्राइस।
सो सप्लाई कर्व क्या दिखाता है? अगर शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व तो क्या दिखाएगा कि जो ओरिजिनल सप्लाई कर्व था उसके अंदर कोई बदलाव किया गया है, मीनिंग दैट द क्वांटिटी सप्लाइड इज अफेक्टेड बाय अ फैक्टर अदर देन प्राइस सिमिलर टू डिमांड. और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व वुड अकर इफ फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल दिया गया है कि अ नेचुरल डिजास्टर कॉस्ट अ मास शॉर्टेज ऑफ हॉप्स. अगर जो बेयर को बनाने वाली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल, अगर उसकी शॉर्टेज हो जाए तो बियर मैन्युफैक्चरर्स क्या करेंगे, अपनी सप्लाई को उनको ज़बरदस्ती कम करना पड़ेगा उसी प्राइस पे. जैसे मिल्क का है, अगर एक मान लो एक कोई डिजीज़ फैल गया जानवरों में और गाय भैंसों का मौत हो गया, दूध की प्रोडक्शन कम हो जाएगी और मार्केट में उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी, भले उसी प्राइस पे देना होगा, लेकिन दे विल रिड्यूस द सप्लाई. नाउ व्हाट आर द डिमांड शिफ्टर्स? फर्स्ट है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड शिफ्टर का काम करते हैं या जिनके कारण डिमांड में चेंज होता है. फर्स्ट है चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम. द मैग्नीट्यूड ऑफ द शिफ्ट ऑल्सो बीइंग रिलेटेड टू द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर लोगों की इनकम में चेंज होता है तो जाहिर सी बात है डिमांड में भी चेंज होगा. अगर लोगों की इनकम बढ़ती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ों को अफोर्ड कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल से a person earning ₹20,000 cannot afford basmati rice every time, okay, but if there is a change in his income, his income increases from 20 to 30,000, now he is able to support that. Now he will purchase those rice because now his income permits him, okay, and that fits in his budget, and therefore the price of the basmati rice, the demand for basmati rice will also increase. So if there is a change in any income, the magnitude also changes for the income, for the demand of rice. Secondly, change in taste and preference. Now taste and preference are assumed to be fixed in the short run. शुरुआत में ये मान के चलते हैं कि जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा. This assumption of fixed preference is necessary condition for aggregation of individual demand curve to derive market demand. अगर आपको अपना मार्केट डिमांड पता करना है, डिमांड कर्व को मेंटेन करके रखना है, तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति, उसकी टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है, और अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोडक्ट्स को सेट करते हैं. अगर लोगों का आपके प्रोडक्ट के प्रति जो लगाव है वो बढ़ता है तो जाहिर सी बात है इट विल अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स लीडिंग टू अ हायर डिमांड. सो इफ देयर इज एनी चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, द डिमांड में गो अप or demand may go down, okay, and therefore there will be a shift in the demand curve. Third, changes in expectations. What I expect from a product, अगर वो मुझे डिलीवर नहीं होगा, I will not buy that product, and what I expect from a product, अगर वो मुझे मिल जाता है, I'll keep on buying that product, thus affecting directly the demand for that product, either positively or negatively, and that affection results in shifting. Then you have changes in price of related goods, substitutes and complements. से मान लो, याद रखना कॉफ़ी का प्राइस हमेशा ऊपर रहता है चाय से. अगर मान लो किसी कारण से कॉफ़ी का जो प्राइस था वो बढ़ गया टी के मुकाबले में, तो किसकी डिमांड बढ़ जाएगी? जाहिर सी बात है कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी. क्यों? इट इज़ अफोर्डेबल नाउ, मैनी पीपल वुड बी एबल टू बाई इट, एंड टी वुड नॉट बी अफोर्डेबल बिकॉज द प्राइस हैज इंक्रीज्ड. Now why coffee in place of tea? Because it is a substitute. उसकी जगह पर वो चल सकता है. And then you have complementary products, okay? जैसे जो टेट्रा पैक उसके साथ आपको स्ट्रॉ फ्री मिलता है, तो उसके पेन के साथ रिफिल, कि उसके बिना उसका काम चल सकता नहीं है. Then finally population size and composition. आपको मैंने एग्जांपल दिया था बीच में कि अगर मान लो किसी दुकान के पास एक नई सोसाइटी खड़ी हो गई तो जाहिर सी बात है उस वहाँ पे उसके जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि नाउ मैनी मोर पीपल हैव कम टू रिसाइड बिसाइड दैट शॉप एंड दस इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट, एंड देयरफॉर पॉपुलेशन इट्स साइज एंड कंपोजिशन ऑल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल. अगर मान लो किसी कारण से वो सोसाइटी खाली कर दी गई, उतने कस्टमर कम हो गए यानी उतनी डिमांड कम हो गई, और नई सोसाइटी बस गई, उतने कस्टमर बढ़ गए, उतनी डिमांड आपकी बढ़ गई. ओके, थैंक यू. जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन.